हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम चक्र में। आज के इस सेशन पे हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम सीजी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला परिचालक, शिक्षक भर्ती, जितने भी एग्जाम है उसमें जो विज्ञान का पोर्शन है काफ़ी वेटेज रखता है। तो वहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डील करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग वसा को अपघटित करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, जो वसा को विघटित करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, लीवर बनाता है, फेफड़ा बनाता है, किडनी या आंत बनाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। लीवर क्या करता है? जो वसा को विघटित करके ये कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। देखिए अगर हम अपने सामान्य दिनचर्या में अधिक तली हुई चीज़ें, ठीक है, फास्ट फूड या फिर बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थ वाली चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें बहुत सारे बीमारी होने का चांस रहता है। ठीक है, अगर इसको कंट्रोल करना है कोलेस्ट्रॉल को तो हमको अपने खान पान में क्या करना पड़ेगा? हरी हरी जो सब्जियां हैं उसका सेवन करना पड़ेगा और एक संतुलित आहार हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 है आपके लिए, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से कौन है जो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगे। ये होगा आपका अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण। ठीक है, तो चलिए अनुदैर्ध्य तरंग जान लेते हैं क्या होता है। देखिए ऐसे तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे जिसमें जो माध्यम के कणों का संचरण है, ठीक है, जो तरंग की गति है उसके समानांतर होती है। जैसे ये सपोज ये तरंग है, उसकी गति इस डायरेक्शन में हो रही है ना, और जो माध्यम के कण हैं ये इसके पैरेलल हैं। ठीक है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। पैरेलल मतलब एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। ठीक है, उसी ठीक है, दूसरा होता है आपका अनुप्रस्थ। ठीक है, ये भी तरंगे होते हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंगे किनको बोलेंगे? जिसमें माध्यम के कणों का जो संचरण है, ठीक है, इस दिशा में माध्यम के कणों का संचरण हो रहा है और जो तरंग की गति है ये क्या हो जाएगी? लंबवत हो जाएगी, मतलब 90 डिग्री हो जाएगी। तो वो कौन सा तरंग हो जाएगा? आपका अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, जिसके उदाहरण हो जाएंगे आपके अनुप्रस्थ तरंग के रेडियो तरंगे हो जाएंगे, गामा तरंगे हो जाएंगे, एक्स किरणें हो जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 है, आवृत्ति को मापा जाता है। आपको बताना है आवृत्ति को किससे मापते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आवृत्ति, है ना। आवृत्ति का देखिए फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं अपन आवृत्ति, एफ बराबर 1/t। टी यहाँ पे क्या है? टाइम। ठीक है, और ये एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आवृत्ति को हम लोग नापते हैं किससे? हर्ट्स में। आप देखेंगे इसको डिनोट करते हैं एच जी, हर्ट्स। ठीक है, ये हो जाएगा आवृत्ति को नापने का एक यूनिट, है ना। देखिए इसी प्रकार से जो मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपके, ये स्पीड के लिए आ जाएगा, वाट आपका आ जाएगा पावर के लिए, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 है आपके लिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वापस आपके बार बार पूछता है। ठीक है, अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए दूसरा तब दिया है उसका इकाई, मैक, एंगस्ट्रॉन्ग, पास्कल और जूल। देखिए हम सबसे पहले जानते हैं ऊर्जा। ऊर्जा को अपन किसे डिनोट करते हैं? जूल से। तो देखिए टी का क्या हो जाएगा? आपका 4, है ना। उसी प्रकार से जो दाब है, प्रेशर है, उसको अपन किसे डिनोट करते हैं? पास्कल से। तो सी का आपका हो जाएगा 3। तो देखिए सी का 3 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है, ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है। ठीक है, और डी का 4 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में भी दिया है। अब अपने को क्या देखना पड़ेगा? पहला और दूसरा। देखिए जो तरंग दैर्ध्य है उसको नापते हैं किससे? एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपस में दोनों क्या है? सही सही मिलान है। ठीक है, देखिए ऊर्जा का जूल हो जाएगा, वेग का हो जाएगा मैक, तरंग दैर्ध्य का हो जाएगा एंगस्ट्रॉन्ग, दाब का हो जाएगा पास्कल और ऊर्जा का हो जाएगा जूल। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, 220 वोल्टेज का जनरेटर है जिसमें एक बल्ब जुड़ा है। ठीक है, उसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? 0.5 एम्पियर। तो अपने को बताना है शक्ति क्या होगा, पावर क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है पावर का? P इज इक्वल टू वी इंटू आई। यहाँ पे क्या है? V क्या हो जाएगा आपका? वोल्टेज, और I आपका क्या हो जाएगा? करंट। देखिए दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है। देखिए वोल्टेज का वैल्यू दिया है आपको 220,
ठीक है, और करंट का वैल्यू दिया आपका 5, ठीक है। अब फॉर्मूला में अपन रखते हैं और इसका सही आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 220 इंटू 0.5, ठीक है, V इंटू एम्पियर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिखते हैं, 0.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 220 इंटू 1/2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसको अगर अपन काटेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 110, ठीक है, 110। अपने को यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होता है, अपन देखे थे इसके पहले, जो पावर है, शक्ति है, उसका यूनिट होता है वाट। वाट को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखिए इसका यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए अगर आप आंसर तो निकाल लिए 110, यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज, तो अगर ये मारेंगे टिक तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए अपने को यूनिट भी अच्छे से याद होना चाहिए। बेसिक बेसिक यूनिट है, उसको याद कर लेना है अपने को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 है आपके लिए, पर्यावरण जैव तकनीकी के अंतर्गत होता है। आपको बताना है जो पर्यावरण जैव तकनीकी है उसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैव तकनीकी के अंतर्गत पर्यावरण की सफाई और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, ठीक है, बायो रेमिडिएशन करते हैं, ये भी आ जाएगा, और GNMS संबंधित लाभ और हानियों का अध्ययन करते हैं। ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पर्यावरण जैव तकनीकी के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, एक माध्यम का अपवर्तनांक म्यू किस पर निर्भर करता है। आपको बताना है जो अपवर्तनांक है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए ये किस पे डिपेंड करेगा, ये माध्यम के तापक्रम पे डिपेंड करेगा, ये आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य पे डिपेंड करेगा, या माध्यम की प्रकृति पे करेगा, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो अपवर्तनांक है ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, उपरोक्त सभी में, ठीक है। माध्यम के तापक्रम पे भी डिपेंड करता है, आपतित किरणों के तरंगदैर्घ्य पे भी डिपेंड करता है, और माध्यम की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है। आप देखेंगे ना, जैसे एक ठोस कांच है, ठीक है, ये ठोस सतह है, यहाँ पे ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई तरंगदैर्घ्य आ रहा है तो ये कितना एंगल से कटेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, हाँ, ये माध्यम की प्रकृति, मतलब कैसा है माध्यम, सरल से किस में जा रहा है, विरल में जा रहा है ना। तो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और आपतित किरण का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, इसका देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, है ना, उसके अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करेगा कि क्या क्या है। और माध्यम का टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा ना, सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है, सरल से जा रहा है कि विरल में जा रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपका आ जाएगा किस पे, अपवर्तनांक में, है ना। चलिए आगे चलता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, एक घास स्थली पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम बताना है। देखिए जो खाद्य श्रृंखला है उसका अपने को सही क्रम बताना है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखिए क्या क्या दिया है, एक घास दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद टिड्डा दिया है, फिर मेंढक आ जाएगा आपका, है ना, ऐसे करके मेंढक बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सांप। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसमें खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगी, सबसे पहले होगा आपका घास। घास को कौन खाएगा, आपका टिड्डा खाएगा, जो फुफुंदी बोलते हैं, आप ड्रैगन देखेंगे बचपन में खूब पकड़े होंगे, वो खाएगा किसको, घास को, ठीक है। अब जो ड्रैगन होगा, जो टिड्डा होगा, उसको कौन खाएगा, आपका मेंढक, और मेंढक को कौन खाएगा, आपका सांप। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले देखिए घास को कौन खाएगा, टिड्डा, और टिड्डा को कौन खाएगा, मेंढक, और मेंढक को कौन खाता है, सांप। तो ठीक है, ये हो जाएगा खाद्य श्रृंखला इस पारिस्थितिक तंत्र का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 है आपके लिए, केसेराइट किस मिश्र धातु का अयस्क है। आपको बताना है केसेराइट है ना, वो किस धातु का अयस्क है, जो मुख्यतः इस राज्य में पाया जाता है, जो अपने छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीन। जो केसेराइट है वो किसका मिश्र धातु है, टीन का। देखिए छत्तीसगढ़ में 100% टीन का उत्पादन होता है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में, है ना। पूरे भारत में 100% उत्पादन होता है टीन का, कहाँ, अपने छत्तीसगढ़ में। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग नहीं होता। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार व्यापम पूछता है आपको, जहाँ पे बोलता है वो नहीं, ठीक है। अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, नहीं को नहीं देखते और सट से आंसर लगा देते हैं। अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो सबसे पहले दिखेगा भारी जल, तो मैं देखते साथ क्या मार दूंगा, भारी जल, और अपन गोला भर देंगे। अब गोला फिल हो जाने के बाद अपन को मिटा तो सकते नहीं, इसीलिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता। सभी को पढ़ेंगे, ये क्लास 9th-10th में दिया है नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। इसे बताना है जो मंदक है, ठीक है, जो रिएक्शन की गति को क्या करता है, धीमा कर देता है, ठीक है, इसमें किसका उपयोग नहीं करते हैं।
ठीक है। तो देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर है मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं ये जान लेते हैं। देखिए भारी जल का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट के छड़ों का उपयोग किया जाता है, कैडमियम के छड़ों का उपयोग किया जाता है। बट जो हाइड्रोजन है उसका उपयोग नहीं किया जाता किसमें, मंदक के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन का उपयोग नहीं होता, ठीक है, मंदक के रूप में। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है। देखिए ये फिर आ गया नहीं वाला, तो इसको अपने को ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। इसमें बोल रहा है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और क्लाइमेट परिवर्तन, मतलब जो पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है उसका मुख्य कारण कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, मीथेन का उत्सर्जन, जंगल की कटाई या CFC उत्सर्जन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। भी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और क्लाइमेट चेंज क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, इसका मुख्य कारण है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, अपन चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सब मुझे बताएंगे कमेंट्स में। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है। आपको बताना है कौन है जो ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफार्मर, थर्मोकपल, इमिशन हीटर या डायनामो, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या करता है, जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये ऊर्जा को परिवर्तन नहीं करता, ये क्या करता है वोल्टेज को स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। ये काम होता है ट्रांसफार्मर का, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का वोल्टेज को, ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 13 है आपके लिए, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। आपको बताना है जो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, ठीक है। हमारे जो वायुमंडल में है किस गैस के कारण ये अम्लीय वर्षा ज़्यादा होती है। आप देखेंगे आगरा का ताजमहल धीरे धीरे उसका कलर जो है पीला पड़ते जा रहा है, हल्का हल्का सा। पहले वो संगमरमर का था जो सफ़ेद था, है ना। अब उसमें अम्लीय वर्षा के कारण जो परत बनते जा रहा है पीला पीला, वो किसके कारण है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन एंड सल्फर के जो ऑक्साइड बनते हैं उसके कारण क्या हो जाता है आपका अम्लीय वर्षा, है ना। अम्लीय वर्षा किस कारण हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के बनने के कारण, ठीक है। तो अगर आपसे नेक्स्ट टाइम अगर आप जाओ आगरा का ताजमहल तो आप देखना डेफिनेटली वो जो कलर है वो सफ़ेद से थोड़ा येलो हो रहा है। तो जो येलो कलर है वो किसके कारण हो जा रहा है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 है आपके लिए, न्यूक्लियन प्रतिनिधित्व करता है। आपको बताना है न्यूक्लियर के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें होते हैं, ठीक है। देखिए अपन उसका डायग्राम बना लेते हैं, ये हो जाता है, ये न्यूक्लियन हो गया, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो क्या करता है बाहरी कक्ष में भ्रमण करते रहता है। और इसके जो अंदरूनी कक्ष है यहाँ पे जिसको न्यूक्लियंस कहते हैं, उसमें देखिए क्या क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। ये आपका हो जाएगा इसके अंदर न्यूक्लियन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा आपके न्यूक्लियंस के अंतर्गत, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, देखिए जो इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उसी प्रकार से जो प्रोटॉन है उसमें क्या हो जाता है, जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जितने भी सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है व्यापम के। यहीं से आपके क्वेश्चन रिपीट भी होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। आपके शिक्षक भर्ती के लिए, आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए, टेट 1 टेट 2 पेपर के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से जो बीएड का प्री होने वाला है या डीएलएड का हो गया या प्रयोगशाला परिचालक हो गया, इन सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है आपका विज्ञान के प्रश्न, ठीक है। विज्ञान में तो विज्ञान के जो प्रश्न है उसको अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमको परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न विधियों की पहचान करें जिसके कारण चुंबक अपने गुण को खो देता है। ये आपको बताना है जो चुंबक का जो चुंबकीय गुण है किन विधियों के कारण वो अपना गुण को खो देता है, मतलब चुंबकत्व जो है उसका नष्ट हो जाएगा, ये आपको बताना है ना। ऑप्शन है आपके पास, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए जो चुंबक है, अगर चुंबक को हम गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर चुंबक को हथौड़े से पीटेंगे तो चुंबक का जो गुण है वो भी समाप्त हो जाएगा। और चुंबक को ऊंचाई से गिराने पे भी उसका जो चुंबकत्व का गुण है वो खत्म हो सकता है, ठीक है। तो
तो देखिए ये तीनों के कारण जो क्या बोलते हैं चुंबक है वो अपने गुण को खो देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक है, आज हमने 15 विज्ञान के क्वेश्चन को देखा है। आने वाले समय में आपके लिए विज्ञान के ऐसे ही वीडियो आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के वीडियोस कंटेंट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।